प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ समाजी मसाइल के हवाले से। प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा है, इसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। आपके पैगामात हमें मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। कुछ देर बाद नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा, बराह रास्त कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और हमसे बात कर सकेंगे। आपकी सेहत के हवाले से जो भी मसाइल हैं उसके ऊपर जवाब देंगे। जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब हमारे मौजूद मेहमान हैं, स्केजुअल गेस्ट हैं, यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। बुध के दिन ये जो 10 से 11 का हमारा सेगमेंट होता है इसमें हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं। होम्योपैथिक के हवाले से बात होती है, होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से और उससे किन किन बीमारियों का इलाज हो रहा है मुमकिन, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सलमान सिद्दीकी को खुश आमदीद कहूँगा। आप चेयरमैन भी हैं BBDHA, एक तंजीम आपने होम्यो डॉक्टर्स की फलाह के लिए बनाई है, ब्लू बर्ड्स डॉक्टर होम्यो एसोसिएशन, उसके आप चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा आप फिलैंथ्रेपिस्ट भी हैं और दीगर भी आपके काम हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में आज ही के दिन मौजूद होते हैं। मैं डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल हुए मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, हम तफसीलन गुफ्तगू कर चुके हैं जिसमें हेपेटाइटिस, शुगर और इस तरह के जो दीगर अमराज हैं उस पर हमने गुफ्तगू की है। आज जो हमने टॉपिक रखा है, क्योंकि बहुत सारे बीमारियों के हवाले से सवालात आते हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि आज इसको जर्नलाइज करें ज़रूर, जिसमें जो सीजनल जो वायरसेस हैं, जो कोरोना से हटके भी वायरसेस हैं जो लोगों को लग रहे हैं, जिसमें गला भी ख़राब हो रहा है, तकरीबन मिलते जुलते ही अभी जो सीज़न का जो कॉलरा चल रहा है जिसे हम हैज़ा भी कहते हैं, इसी से शुरू कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू की जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल K21 का और अपने प्यारे भाई प्यारे दोस्त मोहम्मद यासिर का, कि ये मोहब्बतें लोगों की कि जो होम्योपैथिक की फ़रोग़ के लिए जो है ये गोशा है, काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंशाअल्लाह ताला चैनल K21 का एक होम्योपैथिक का ही सेक्शन शायद यहाँ पर अलग तैयार हो जाए और होम्योपैथिक के हवाले से ही डिस्कस हो रही हो। यासिर बहुत अच्छा आपने ये जो सवाल पूछा स्पेशली वायरस के हवाले से, कि जिस तरह कंडीशन चल रही है, हम तो पिछले 2 सालों से जो है कोरोना के ही झगड़े और कोरोना के जो है हिसार से नहीं निकल पा रहे हैं कि हम कहीं और दूसरे मामला देखें। जबकि अगर बुखार नॉर्मल भी हो रहा है या कफ़ वगैरह आ रही है या कफोसेशन हो रहा है, उसको भी कोरोना में ही डाला जा रहा है। जबकि कोरोना से पहले अगर देखा जाए तो चेस्ट इन्फेक्शन हमारे पास मौजूद था, अस्थमा हमारे पास मौजूद था माशरे में, कि जो बीमारियाँ चल रही थी, लेकिन अब सबको एक ही जो है ना लाठी से हाँका जा रहा है, जैसे सारी भैंसों को एक ही लाठी से हाँकते हैं। कॉलरा बेसिकली जो है बसरखोरी की वजह से सामने आता है, यानी आप बहुत ज़्यादा वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें कि जो आपका मैदा और आपका जो आते हैं बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरह से कोरोना जानलेवा है, इसी तरह से जो हैज़ा है, इसकी जो क्रॉनिक फॉर्म जब आती है तो इसमें भी पेशेंट का बचना जो है वो मुश्किल हो जाता है। होता क्या है, इसमें सबसे मेन चीज़ होती है डिहाइड्रेशन, यानी मोशन के ज़रिए से और उल्टी के ज़रिए से आपके जिस्म का पानी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे बातें हम लोग ज़्यादा करते हैं, पानी हम लोग कम पीते हैं। ऐसा ही है, बहुत अच्छी मिसाल दी आप। एक छोटी सी मिसाल दूँ कि कराची के अंदर जो ज़िंदगी है वो 12 बजे के बाद से शुरू होती है, तो जो सुबह 6 से 12 6 घंटे का टाइम है, हम उसमें पानी नहीं ले रहे होते, और बाकी के जो 6 घंटे हमारे पास होते हैं या 8 घंटे होते हैं, उसमें भी हम मुश्किल से 4 गिलास पानी का जो है बेसिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऑलरेडी 2 से 3 से 4 मोशन में ही बंदे की हालत जो है यानी गैर हो जाती है और वो बिल्कुल बिस्तर पे पड़ जाता है। और कॉलरा का ये एक होता है कि जब तक पूरा मैदा खाली ना कर दें, यहाँ तक कि आपका सफ़रा, जिसे कड़वी उल्टी भी कहा जाता है आमतौर पे, कि वो बाहर ना निकल जाए, तब तक वो उल्टियाँ आती रहती हैं और बंदे की हालत गैर हो चुकी होती है। अब ये होता क्यों है? इसके होने की सबसे बड़ी वजह गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा है। अच्छा, कॉलरा में इम्पॉर्टेंट ये होता है भी जैसे बकरीद ख़त्म हुई, अब माशाल्लाह से अभी भी फ्रिज सबके चल ही रहेंगे फुल एंड फाइनल, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि जब आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ आप देखें कि आपको वो चीज़ पकानी आती है या नहीं आती है। ठीक है जी। हमारे यहाँ ये होता है क्योंकि गोश्त ज़्यादा होता है तो उसे निपटाना होता है बस किसी भी तरीके से,
पुलाव की सूरत में निपटाएं, बिरयानी की सूरत में निपटाएं, टिक्के की सूरत में निपटाएं, पसंदों की किसी भी तरह उसे निपटाएं, और उसी निपटाने के चक्कर में कच्चा पक्का हम उसे भर रहे होते हैं पेट में कि शायद दोबारा बकरीद हमें ना मिल पाए और हम ना खा पाए। जबकि अगर आप देखा जाए फॉर एवर कि हम मुसलसल 12 महीने गोश्त का इस्तेमाल करते हैं किसी भी फॉर्म में, दावतों में भी करते हैं जाकर, हम जो है घर में भी पकाते हैं, दोस्तों की एक गैदरिंग में भी कर रहे होते हैं, टिक्का भी खा रहे होते हैं सब। लेकिन नहीं, क्योंकि बकरीद में ख़ास बात है कि वो क्योंकि गोश्त भर के रखा हुआ होता है, तो सोने में भी गोश्त याद आता है, बैठने में भी गोश्त याद आता है, कुछ ना कुछ बनाए जाओ ताकि वो फ्रिज खाली होता जाए तो जगह बनती जाए। अब क्या होता है, वहाँ से जगह खाली करके पेट में जगह होती नहीं है, लेकिन आप मुसलसल करते हैं। अब एक यहाँ पे मैं इतनी बहुत अहम बात है जिसको मैं पॉइंट आउट करूँगा यासिर, कि हमारे यहाँ बहुत सारी बॉडी ऐसी हैं स्पेशली जो प्रोटीन को एक्सेप्ट नहीं करती जी, जी। और जो गोश्त है हमारे यहाँ वो प्रोटीन का सबसे बड़ा ज़रिया है। अच्छा, अब बहुत से लोगों को, चलें हम तो अभी बात ही नहीं करते सीज़न की, अगर हम बाकी के 11 महीने की बात करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें रोटी हज़म नहीं होती, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें चावल हज़म नहीं होते, यहाँ तक कि बिस्किट खाते हैं उन्हें उल्टी शुरू हो जाती है। तो उनके अंदर स्पेशल जो लेवल होता है प्रोटीन का वो हाई हुआ होता है, जो जिसकी वजह से ये होता है कि मोशन, बस आपने अक्सर पेशेंट को ये डेट करते सुना होगा कि बस इधर रोटी खाते हैं तो उधर बाथरूम जाते हैं, और ये तकरीबन हमारे पास 70% ये चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, कि क्या प्रॉपर हम उसका इलाज करा रहे हैं या हम उसके लिए कोई टेम्परेरी जो है इलाज करा रहे हैं। देखिए, इस चीज़ का टेम्परेरी इलाज मौजूद नहीं है, चाहे वो हिकमत हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो। ठीक है, मैं तो पहले भी ये कहता हूँ कि पहली प्रायोरिटी होम्योपैथिक को रखिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, ये आपके लिए मुश्किलात जो है सामने आए। अब कॉलर से बचने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो है हाथ का धोना, यानी आपके हाथ साफ़ होने चाहिए। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि खाने के जो बर्तन हैं उसमें साफ़ सुथरा उस बर्तन को होना और ढाँक के रखना, क्योंकि ये सीज़न है मक्खियों का। ठीक है जी, और हर तरफ लाइन से मक्खियाँ जो है वो है, खाने पे भी बैठ रही हैं, चाय पे भी बैठ रही हैं, वो क्या करती हैं, वायरस डिलीवर कर देती हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप कॉलरा के पेशेंट का भी यही होता है कि उसका बर्तन अलग कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक वबा है। ठीक है जी, उसका बर्तन अलग कर दिया जाता है, उसके जनाब तौलिया अलग कर दी, सब अलग कर दी, जैसे एक छूत की बीमारी की तरह उसे अलग कर देता है। वो क्या होता है, मरीज़ बेचारा आधा वैसे ही मर जाता है कि लो भाई अब मेरे साथ मसला हो गया है ख़राब। मगर हमारी बदकिस्मती के सही होने के बाद फिर हम उसी हरकत पर आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा बाइक को बहुत तेज़ चलाता है, एक्सीडेंट के बाद उसकी टांग टूट जाती है, ठीक है ना, लेकिन टांग सही होने के बाद फिर उसकी स्पीड है और उसका वायरल वही रहता है जिसका वो नुकसान उठा रहा होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने तारीख से सबक सीखे ही नहीं है। अगर हम तारीख से सबक सीखें तो अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियाँ, चाहे वो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की तारीख हो, चाहे वो तारिक बिन ज़ियाद की तारीख हो, चाहे वो टीपू सुल्तान की तारीख हो। लेकिन बात यह है कि अभी यहाँ से ड्रामों के नाम पूछ लो तो हमारी नई नस्ल धड़ाधड़ बता देगी, लेकिन अपनी नई नस्ल से पूछो क्या तुम टीपू सुल्तान को जानते हो, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को जानते हो, महमूद जो है सुल्तान महमूद गजनवी को जानते हो, तो हमारा मुंह देखते हैं कि ये लोग कौन थे। ऐसा ही, बिल्कुल आपने मजा फरमाया। यूट्यूब पे हम ये तो अपने बच्चों को मशवरा देते हैं कि बेटा इससे मैथमेटिक्स सीखो, बेटा इसके ऊपर इंटरटेनमेंट है सीखो, बेटा जो है दुनिया देखो इसके ऊपर, लेकिन हम ये नहीं कहते कि अपनी तारीख़ देखो इसके ऊपर। तो जब आप तारीख़ को मुद्दम करना चाहेंगे, तारीख़ को समझना ही नहीं चाहेंगे और आंखों देखी बात को झुटलाना चाहेंगे, तो इसका नुकसान ये होगा कि सामने आपका तूफ़ान आ रहा हो और आप शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन को मट्टी में रेत में डाल दें, तो इसका नुकसान ये कि तूफ़ान ने तो आना है। ठीक है, हम इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते, और एक्सेप्ट हकीकत यही है कि हमारे दीन ने 2 वक्त का खाना बताया है, सुबह का नाश्ता कीजिए अच्छे से और रात का खाना खाइए अच्छे से। अच्छा, मैं इस बारे में भी आपसे ज़रूर गुफ्तगू करूँगा कि इसका कैसे ख्याल रखा जाए, क्योंकि इसमें खुराक का बड़ा अमल दखल है, और दूसरा ये कि एहतियात सबसे ज़्यादा जो है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अद्वियात के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है
वो फिर ऐसी होती है कि कुछ जगह पर इस तरह की अद्वियात होती हैं जो काफ़ी देर तक उसके असरात इंसान के जिस्म पे नज़र आते हैं। एक सवाल हमेशा पूछता हूँ कि होम्योपैथिक के अंदर कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं और टाइफाइड के और दीगर जैसे पेशेंट होते हैं जब उनकी ट्रीटमेंट की जाती है या उनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं तो काफ़ी देर तक उसका जो है वो असरात उनके जिस्म पर रहते हैं जी। क्या होम्योपैथिक के अंदर भी ऐसा ही होता है? मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ी बात बहुत करें। अच्छा सवाल है यासिर। और होम्योपैथिक के हवाले से हमारे पास होम्योपैथिक में इसकी टॉप क्लास दवाएं मौजूद हैं, जिसमें सबसे टॉप क्लास दवा जो है वो जो है कैम्फोरा के नाम से है। जी अगर एमरजेंसी में ज़रूरत है फ़ौरी तौर पे कैम्फरा 1 ml में आप 10 कतरे दें, फ़ौरी तौर पे पेशेंट की मोशन और उल्टी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो हमारे पास दवा है फ़ौरी तौर पे जो है मतलब फ़ौरी तौर पे काम करें, जादुई जो असर रखती है कैम्फरा के बाद, यानी पहले कैम्फरा है उसके बाद जो असर रखती है वो रिट्रम एल्बम है कि आप उसको दीजिए, फ़ौरी तौर पे पेशेंट की जो मोशन है वो कंट्रोल होंगे, वो तवानाई अपने अंदर फेवर करेगा। इसके अलावा घर के चारों कोनों के अंदर काफूर की टिकियाएँ रखें इस सीज़न में, बकरीद के बाद के पूरे 1 महीने के सीज़न में, ताकि कॉलरा फैलने के चांसेस ना रहे, क्योंकि मक्खियाँ काफूर से, कीड़े मकोड़े मक्खियाँ और मच्छर काफूर के रखने से घर से दूर भाग जाते हैं, यानी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, मरते नहीं हैं लेकिन वो आपको जो उसके जो नुकसान है, अगर मक्खी है अगर वो काफूर की टिकिया पर बैठकर फ्लाई करते हैं तो सारे वायरल उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो अपने कॉर्नर्स जो है काफूर को ज़रूर रखें। और काफूर आम तौर पे हमें मिल जाता है, हम तो सिर्फ काफूर जब भी इस्तेमाल करते हैं जब मैयत के चारों तरफ उसको रखना होता है कि कीड़े ना खा जाएं, जबकि अमाल आपके अगर कीड़े ही खाने वाले हैं तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। यासिर जाहिर सी बात है, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन क्योंकि ये एक तरतीब से चला रहा है बड़े बुज़ुर्गों से कि काफूर की इम्पॉर्टेंट। अच्छा, काफूर अगर देखा जाए तो ये बाकायदा एक मेडिसन है, बाकायदा एक जो है ट्रीटमेंट है। और हम तो सिर्फ हमने तो एक चीज़ सोची ना कि जनाब ये तो सिंबल जो है बस मरने वाले के लिए ही है कि उसको दे दो, लेकिन काफूर आपको पता ही एक बहुत बड़ी एंटीसेप्टिक है कि ये सेप्टिक अगर आपके हो जाता है कहीं पे भी तो काफूर अगर वहाँ लगाई जाए तो वो सेप्टिक को बेहतर करता है। काफूर को अगर आपके रूम में रखा जाए तो वो उसके वायरल को जो है वो ख़त्म कर देता है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास सबसे टॉप क्लास दवा मौजूद है वो हमारी एक जो है हरदिल अजीज़ जो है कंपनी लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ जो है उसकी जो है L107 है, L107। ये इतनी ज़बरदस्त दवा है कि अगर कॉलरा हो जाता है तो फौरी तौर पर इसका इस्तेमाल जो है मरीज़ की जान भी बचा सकता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस हो रहा होता है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा होता है यासिर, वो होता है ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, शुगर लेवल का बिल्कुल गिर जाना। जब ये दोनों अटैम्प्ट हो जाते हैं कि शुगर भी गिर जाती है, ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाता है, तो इसकी अलामत ये होती है कि सेंसेशन आपके हाथों में और आपके पैरों में शुरू हो जाती है और आपका जिस्म सुन होना शुरू हो जाता है। और सेंसेशन होते होते एक वक्त ऐसा आता है कि फिर पेशेंट बिल्कुल हिम्मत हार चुका होता है और वो मेंटली तौर पे एक्सेप्ट कर चुका होता है कि मैं अब नहीं बचूंगा, नहीं रहूँगा, और होता भी वही है क्योंकि वो ये चीज़ सोच चुका होता है। दूसरा जो बड़ा वायरल इन्फेक्शन इस सीज़न में चल रहा है वो टाइफाइड है। अच्छा, टाइफाइड की सबसे बड़ी निशानी जो मैं आपको बताऊं कि ज़बान का वाइट होना है, राइट, कि आप अपनी ज़बान को चेक करते रहें कि इसमें सफ़ेदी तो नहीं आ रही है। सफ़ेद टाइफाइड का ताल्लुक हम ये समझते हैं बुखार बेसिकली एक अलामत है कि अंदर कोई मसला ख़राब हो रहा है, बीमारी नहीं है। और आंतों का इन्फेक्शन, आंतों में क्रैक्स आ जाना टाइफाइड की सबसे बड़ी अलामत है कि आपको मोशन तो शुरू हो ही जाएंगे, मोशन के साथ साथ बुखार की अगर कैफियत आ रही है तो अल्लाह का वास्ता है फ़ौरन समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है। टाइफाइड की पहली निशानी में से ये है कि शाम के टाइम से लेकर सुबह तक ये बुखार सर चढ़ता है जी। और दिन के वक्त जो पेशेंट को बुखार रहता है वो ऊपर बुखार रहेगा, नीचे बुखार नहीं रहेगा। और शाम में क्या होगा कि चेहरे और सर पे नहीं आता, पूरे जिस्म में से आग सी निकल रही होती है। और इसके भी टाइफाइड के छोटे बारीक दाने वाजे होना शुरू हो जाते हैं जिस्म के ऊपर कि जो वाजे निशानी के इसका इलाज करा ले जाए। हमारे पास जो है टाइफोडिनम के नाम से जो ऑलरेडी दवा मौजूद है इसके लिए,
और जिसमें फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल कराई जाए। इसके अलावा हमारे पास बेलाडोना मौजूद है कि अगर फ़ौरी तौर पे बुखार एकदम शूट कर गया है और फिर पेशेंट को एकदम बुखार उतर जाता है तो बेलाडोना 200 में इस्तेमाल कराएं। अगर पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और पेशेंट खौफज़दा हो चुका है कि ऐसा ना हो कि मैं इससे मारा जाऊँ या मेरी से मौत वाक़ हो जाए, तो हमारे पास बेहतरीन दवा उसके लिए एक्योनाइट मौजूद है, इसका इस्तेमाल शुरू करें। आप देखें कि ये दवाएँ अपने अंदर एक जादुई असर रखती हैं, कमाल रखती हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम हर चमकती चीज़ सोना समझकर उसकी तरफ भाग रहे होते हैं। लेकिन अगर थोड़े से तहम्मुल से और थोड़े से इंतज़ार से, थोड़े से सब्र से काम लें तो यकीनन होम्योपैथिक आपके लिए एक अच्छी जो है दवाएं साबित हो सकती है, एक अच्छा रास्ता साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बात हो गई दवाओं के हवाले से, और इसके साथ साथ अब जो दीगर अमराज हैं उसके ऊपर भी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, और ये ज़रूरी है ख़ास तौर पे इस वक्त क्योंकि ये वबाई शक्ल इख्तियार कर चुकी है, इसलिए इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। अभी गुज़िश्ता दिनों एक मौजू जो सबसे ज़्यादा जिसको डिस्कस किया जाता है वो ये कि क़ुरबानी के बाद जो क़ुरबानी का गोश्त है या ताज़ा गोश्त जो है उसके इस्तेमाल से, बेजा इस्तेमाल से, याद रखिए कि जो नुकसानात होते हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक प्रोग्राम के आगाज़ में निशानदही की कि वो एक पुरखोरी की वजह से जो है ये सबसे बड़ा मसला होता है, और दूसरा ये कि हमने तवाज़ुन क्योंकि नहीं रखा खुराक के अंदर भी, तो ये सबसे बड़ी वजह बन रहा है जिसकी वजह से नुकसानात हो रहा है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाए, ख़ासतौर पर क़ुरबानी के बाद जो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जी वो क़ुरबानी का गोश्त खा लेते हैं उससे नुकसान हो जाता है, क्या वाक़ईतन ऐसा है? देखिए यासिर, शुरू तो मामला तभी से हो जाता है जब आप जानवर लेकर आते हैं, बकरा लाई या जानवर लेकर आए, घर से बाहर आप उसको बांधते हैं, वो गोबर भी करता है, वो पेशाब भी करता है, लेकिन आपको उसकी फ़िक्र नहीं होती, वो गंदगी चल रही है, आपको चल रही है, तो वहाँ से शुरू होती है जरासीम, जो आपके पैरों के ज़रिए से, आपके चप्पल पे लगने के, जूते पे लगने के ज़रिए से आपके घर के अंदर दाखिल होते हैं। अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माजरा चाहूँगा क्योंकि वो कॉलर्स को हम बराह रास्त नहीं शामिल कर रहे हैं, लेकिन वो सवालात हम तक पहुँचाए जा रहे हैं, वो आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। एक कॉलर हमारे पास कराची से कॉल कर रही थी, वो झुर्रियाँ और जो झाइयों की जो शिकायत है उसके लिए वो पूछ रही हैं कि अगर कोई दवा है तो ज़रूर तजवीज़ करते हैं। मैं चाहूँगा उसको भी जवाब। जी, ख़वातीन के लिए सबसे जो ये मसला होता है वो दो मसाइल की वजह से सामने आता है। ठीक है। एक तो एज फैक्टर होता है, जी ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो चीज़ सामने आती है वो खून की कमी है, सबसे बेहतर पहली चीज़, क्योंकि औरत का ब्लड जब भी टेस्ट कराएंगे ना वो कम ही आएगा, और कम आने की वजह क्या है कि उसने इतना बिखेर रखा है अपने आप को फैमिली के अंदर कि उसको अपनी ज़ात के लिए टाइम ही नहीं है। कसम खिलाकर अगर किसी खातून से पूछें कि रोज़ कोई फल खाती हो तो मुँह सड़ा देती है कि नहीं। अच्छा दूध पीती हो? नहीं। अच्छा दूध नहीं पीती। सैर करती हो? नहीं। करती क्या हो? हूँ तो सुबह उठना होता है तो नाश्ता बनाने है, तो फिर बच्चे ने स्कूल चले जाना है, तो फिर मियाँ नू नाश्ता देना है, तो फिर दोपहर का खाना बनाना है। उसकी पूरी आप डिटेल सुन लेंगे, लेकिन उस डिटेल में उस औरत की अपनी कोई सिक्योरिटी, अपनी कोई सेफ्टी, अपनी कोई सेहत नहीं है। वो अपने फैमिली के लिए जी रही है, यानी ससुराल में तो ससुराल के लिए जी रही है, घर में तो घर के लिए जी रही है। आप ये बताएं ना कि वो औरत, फिर उसके बाद क्या होता है कि उंगली भी उसी पे उठती है कि भाई तुम अपना ख्याल नहीं रखते, तुम खाते नहीं हो, तुम पी, तो भाई तुम कैसे खाए पिएंगे? आप वक्त दोगे तो खाएंगे पिएंगे ना। दूसरे नंबर पे ये होता है कि सबसे मेन चीज़ जो फीमेल को चाहिए होता है वो एतमाद चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, और वो रिलेशनशिप चाहिए होती है कि जो उसे नहीं मिलती, जिसकी वजह से सोच सोच के वो अपने आप को हलकान करती है। और ये भी एक नुकसान है खून की कमी के होने का, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन के कम होने का। इनके लिए हमारे पास मेडिसिन है बहुत बेहतरीन, एंटीमोनियम के नाम से। अगर ये दिन में 2 मरतबा जो है 10-10 कतरे आधे गिलास पानी में पिए डालकर, इसके अलावा आयोडियम के नाम से हमारे पास दवा आती है, ये 3x में ले लें और सुबह नहार में अगर इसको इस्तेमाल करें तो यकीन जानिए कि विद इन 3 महीने में आपको 110% इसका जो है रिस्पांस मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बहुत आसान से क्रीम बनाने का तरीका बता देता हूँ कि हमारे यहाँ एक जो है बावजदाद से क्रीम चलती चली आ रही है जिसको हम कहते हैं तिब्बत सिनोजी। तो अगर उसमें इक्नेशिया मदर टिंचर में डालकर उसको 99 मरतबा उसको मिक्स किया जाए और फिर फेस पर अप्लाई किया जाए तो इससे भी झाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। चाय में लौंग का इस्तेमाल कीजिए, चाय में दालचीनी का इस्तेमाल, ख़वातीन के लिए कह रहा हूँ, जिससे चेहरा शादाब होता है। और जो दालचीनी जो आपकी बच रही है वो आप जमा करते हैं, जब वो हो जाए तो उसका एक पेस्ट बनाएं
और उस पेस्ट को शहद के साथ मिलाकर अपने जब आप चेहरे पर अप्लाई करेंगे वाह। तो आपके बंद मसाम जो हैं वो खुलेंगे और उसमें से गंद जो है बाहर निकलेगा और उसके बाद ठंडे पानी से आप अपने मुंह को धो, मसाम बंद हो जाएंगे बहुत अच्छी और बात जाइए है। आपके सही हो बहुत अच्छी खूबसूरत बात। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से और वो सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में और कुछ मज़ीद बात की जाएगी। अभी आपने निशानदही की उन चंद बीमारियों की जिसमें सर फहरिस्त इस वक्त कालरा है और आपने इसके ऊपर बखूबी तमाम चीज़ों के बारे में बताया भी कि किन किन चीज़ों की वजह से ये हो सकता है, कैसे बचा जा सकता है, सफाई का किस तरह ख्याल रखना है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो बनता है वो यही है कि इसमें सफाई ना होने की वजह से नुकसान होते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और दीगर अमराज के हवाले से बात हो जाए। अब क्योंकि बारिश के जो मौसम होता है उसमें लोगों को फिर बुखार की भी शिकायत होने लगती है, कुछ खांसी के भी मसाइल आते हैं। आजकल खुश खांसी जो है कोई मसला बना हुआ है, कैसे उससे बचा जाए, लोग मुख्तलिफ उसके तरीके करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा एक मेरे ख़्याल में एक डिटेल टॉपिक है जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे ज़रूर बात करेंगे। एक खांसी बहुत सारी उसकी अक़साम होती हैं और बहुत सारी वजूहात भी होती हैं, लेकिन लोग शायद हर तरह का टोटका उसके ऊपर आजमाने की कोशिश करते हैं, ये जाने बिना कि उनको किस नौइयत की खांसी है और क्यों। जी, अब जारी रखिए, मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा तफसीलन बताइए। सबसे पहले मैं आपको आज एक और बहुत ज़बरदस्त बात जी। बताऊँ कि छोटे बच्चों को अक्सर मोशन रहता है। जी, आपने देखा होगा कि ऐसा लाइन लगी हुई होती है, क्या होता है जी, मोशन मोशन मोशन, उल्टी जी। मोशन। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर माँ थोड़ी सी बच्चे पर तवज्जो दे ले तो बच्चा बीमार नहीं होता है। देखिए, असल में बच्चा क्या करता है, जब वो थोड़ा सा चलने फिरने काबिल होता है तो पूरे हाथ को ज़मीन पे रखता है और वो वायरल उसके हाथ में होता है। और आपने अक्सर बच्चों को देखा है वो नाक में उंगली डाल रहे हो, मुँह में भी अक्सर, तो वो जरासीम बच्चे के पेट में कन्वर्ट होते हैं। बजाय इसके कि आप बच्चे को हाथ धुलाकर उसको फ्रेश रखें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, 1000 1500 2000 की दवा लेकर आते हैं, उससे ड्रिप लगवाते हैं। 15-20 दिन के बाद दोबारा उसको वही कंडीशन होती है, क्योंकि बच्चे की फितरत है कि वो चीज़ उठाकर खाएगा अपनी एज में आके, यानी 6 महीने से लेकर 1.5 साल की उम्र में वो चीज़ों को महसूस कर रहा होता है। और हम उसे क्या करते हैं, हम बच्चे को मारते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन ये एक फितरती अमल है कि वो ठंडे गर्म को महसूस कर रहा होता है, वो मिर्चों को महसूस कर रहा होता है, वो मीठे को महसूस कर रहा होता है, वो प्रेशर महसूस कर रहा होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट को महसूस कर रहा होता है। वो अपने एक प्रोसेस से गुजर रहा है। बच्चे का बुखार जो है एक्यूट जो है माँ बाप की परेशानी है, लेकिन क्रॉनिक बच्चे के लिए सेहत है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को बना रहा होता है, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा रहा होता है, अपने स्टेमिना को बना रहा होता है, अपने आप को मजबूत कर रहा होता है, लेकिन माँ बाप कमज़ोर हो चुके होते हैं कि यार बच्चा बीमार है और हम फौरी तौर पे भागते हैं कि जल्द अज जल्द इसको दवा दो तो ये ठीक हो जाए। जबकि अगर बच्चे को मोशन किसी वजह से आ रहे हैं, अगर बच्चे को उल्टी किसी वजह से आ रही है, तो यकीनन अंदर का सिस्टम या तो बेहतरी की तरफ है या फिर अबतरी की तरफ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम ये देखेंगे गलत कहाँ पे हो गया है। क्या बच्चे ने कुछ ऐसा खाया है तो हम उसकी एहतियात अभी से शुरू कर दें। क्या बच्चा बाहर से कुछ ऐसा खा कर आए, क्योंकि बाहर की जो ग़िज़ा है वो तबाही है। कि बच्चे जो जंक फूड खाते हैं, बच्चे जंक फूड है जिसमें अब तो आप देखें कि जिंगर बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, और अल्लाह माफ़ करे पिज़्ज़ा फ्राइज़, मुख्तलिफ़ चीज़ें ऑलरेडी आ गई हैं। मना नहीं है, खाएँ, ज़रूरत के तहत खाएँ, लेकिन ज़्यादती ना करें। किसी भी चीज़ की ज़्यादती आपको नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो बहुत इल्म हो, चाहे वो जहालत हो। बहुत अच्छी बात। अगर इंसान बहुत जाहिल है तो भी वो नुकसान है उसके लिए। बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गया है तो वो ज़्यादा ही पढ़ लिख जाता है, वो फिर एक फ़िलासफ़र टाइप का बन जाता है। लेकिन दीन और दुनिया परवरदिगार ने दी इसलिए कि एक बैलेंस रखे। अभी हम चेक एंड बैलेंस की बात करें ना, तो आप ज़्यादा दीनदार हो जाएंगे तो भी आप दुनिया से निकल जाएंगे, और आप ज़्यादा दुनियादार हो जाएंगे तो आप दीन से निकलेंगे। यही हमारे अंदर का निज़ाम परवरदिगार ने रखा है कि यहाँ पर जो टॉन्सिल्स दिए हैं ये एक गार्ड्स हैं कि आपको बताते हैं तुमने कुछ गलत खा लिया भाई, अब ये ना खाया करो, इससे तुम्हारा भला नहीं है। लेकिन हमारी वही डिटाई कि हमें तारीख
अपनी याद नहीं रहती कि हमारी गलती क्या थी और हमें सही उसमें ऐसा ही क्या है, करना है। ठीक है। यासिर, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, स्पेशली अब जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, तो मुझे अपनी कोताहियाँ भी नज़र आती हैं और सामने वाले की भी कोताहियाँ नज़र आती हैं कि वो कितनी गलती कर रहा है। लेकिन जब हम बाइक चला रहे होते हैं, हम खुद वो हरकत कर रहे होते हैं जो हम गाड़ी में बैठने के बाद देख रहे होते हैं और उस बाइक वाले को बुरा भला कह रहे होते हैं, गलत हम खुद हैं। K21 चैनल के थ्रू मैं अपने उन तमाम दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि जिनकी मोटरसाइकिल पर इंडिकेटर नहीं है, बैक लाइट नहीं है और हेडलाइट नहीं है, देखिए ये एक्सीडेंट का सबसे बड़ा मसला है, एक्सीडेंट का सबसे बड़ा ज़रिया है। एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तभी जाएंगे जब आप कोई गलती करेंगे। एक इंडिकेटर कितने का आता है? या सिर्फ 125 रुपये का आता है। आप 40-45 हज़ार की मोटरसाइकिल चला रहे हो तो एक 125 रुपये का इंडिकेटर अगर आप लगा लेते हो दोनों साइडों पे, 200 रुपये का 4 इंडिकेटर आपको मिल जाता है, एक हेडलाइट मिल जाती है, यानी 500-600 रुपये में आपकी पूरी गाड़ी की लाइटें जल जाती हैं। तो आप क्यों नहीं करते हो ऐसा? और इस तरह तरीक़ेकार ये कि आप फौरी इंडिकेट करें, आपने मुड़ना क्या है। आप यकीन कीजिए, कराची के अंदर से बात कर रहा हूँ, 70% हादसे खुद ही सही हो जाएंगे, इसलिए कि हमारे पास इंडिकेटर होगा। दूसरी बड़ी चीज़ कि 70% ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है हमारे पास। ऐसा ही। उससे ज़्यादा नुकसान ये जो 3 सीटर रिक्शे चल रहे हैं, 6 सीटर रिक्शे चल रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं जी। तो आप खुद माशरे में अगर रह रहे हैं तो वहाँ रोक के साइड कर उसको कि भाई तू क्या करे, लाइसेंस है तेरे पास। इस बच्चे से 4 लोग मारे जाएं तो बच्चे का कुछ नहीं जाता। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की, यही लेकिन वो जो 4 खानदान है वो बर्बाद हो जाते हैं। यासिर, मैं आपको एक मज़े की बात बता रहा हूँ, कोई नहीं आता पीछे संभालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। यहाँ से माशरे में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है कि या तो चोर बनेगा या वो डाकू बनेगा या वो, क्योंकि उसके ऊपर सरपरस्त नहीं होगा। और सरपरस्त का होना इसलिए भी ज़रूरी होता है, जैसे भी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि एक घर को चलाने के लिए, एक माशरे को चलाने के लिए सरपरस्त आला होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जो मैंने एब्जॉर्व किया होगा मैं उसको फ्रेश करके अपने बच्चों को आगे कन्वर्ट करूँगा। यही ज़िंदगी है कि आप जो गलती करें तो आप उस गलती का अजाला करके आगे अपनी नस्लों को कन्वर्ट ना कीजिए, क्योंकि आज आप गलत कर रहे होंगे, कल आपके बच्चे गलत कर रहे होंगे, नस्ल गलत कर रही होगी। मिसाल के तौर पे बड़ी छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको मैं, सिगरेट का पीना। आप पी रहे हैं, कल आपका बच्चा 18 साल का होकर जब आपके सामने सिगरेट पिएगा तो जिगर पे छुरियाँ चल रही होंगी, क्या है हमने तो बर्बाद कर लिया। देखो अब क्या करोगे, उसको सख्ती करोगे, उसको मारोगे, उसको घर निकाल दो। तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हें उस वक्त घर से निकाल देते तो आज तुम्हारा बच्चा ऐसी हरकत नहीं करता। गुटखा खाकर कैंसर पैदा कर रहे हो और उसके बाद फिर बच्चे भी पैदा कर रहे हो, तो तुम क्या समझ रहे हो कि क्या वो वायरल कन्वर्ट नहीं होगा? दुनिया मुकाफाते अमल है। आप गुटखा खा रहे हैं तो आपका बच्चा भी खाएगा, आपका बच्चा पारसा नहीं रहेगा। आप ये समझें कि नहीं मेरा बच्चा तो नहीं खाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये जहर है और ख़ुद भी इससे दूर रहिए और अपने फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको भी इससे दूर रखिए, ताकि आप और आपका घराना 110% परफेक्ट रहे और आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अच्छा जी, अब मौजू की तरफ दोबारा आ जाते हैं। वो ये कि बहुत ज़्यादा ये भी असल में किया इसलिए था कि ये भी एक हिस्सा है इस गुफ्तगू का कि बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जिससे हमें संभालना पड़ता है। अच्छा, आपने खुराक के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया। अब क्योंकि बड़ी ईद के बाद मौके ऐसे मिलते हैं कि कुछ ज़्यादा गोश्त खाने का मौका मिल जाता है, अब बीच में लोग शायद सब्ज़ियाँ और जो फल हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। इसमें तवाज़ुन कैसे लेकर आएँ और कितनी देर के लिए छोड़ देना मुनासिब है? कुछ जगहों पर तो पूरे पूरे हफ्ते गोश्त खाने का मौका मिल जाता है लोगों को, तो इसमें कितना गैप रखना चाहिए? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बता दीजिए। गोश्त खाने के लिए अगर आप प्रोटीन का कोई भी गोश्त की फॉर्म लेते हैं, जिसमें आप मुर्गी ले रहे हैं, जिसमें आप गाय का गोश्त ले रहे हैं या बकरे का गोश्त ले रहे हैं या मछली ले रहे हैं, ये 6 घंटे में हज़म होता है। तो आप सोचिए 6 घंटा का मैदा मेहनत कर रहा है, तो फिर उसको 1 दिन का गैप दीजिए, ठीक है, ताकि वो 6 घंटे की मेहनत 3 घंटे को एक और आप उसे 2 दिन का गैप दें कि वो 2 क्या होगा, 2 घंटे में वो सेहत वापस अपनी, क्योंकि हफ्ते में 2 मरतबा गोश्त खाना चाहिए। और गोश्त का बेहतरीन वक्त है दोपहर का। और जो है घी वाली कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं, आप पाए खा रहे हैं,
निहारी खा रहे हैं या देसी घी में पड़ी कोई चीज़, ये सुबह नाश्ते का टाइम है ये खाने का, ताकि पूरे दिन में वो पसीने के ज़रिए से, यूरिन पास के ज़रिए से जिस्म से निकल कर ज़रूरियात जिस्म को पूरा करके और फालतू बाहर निकल जाए। रात को जी हम लोग टिक्के बोटी गोश्त को खाते हैं, जो कि पूरी रात जो है मैदे का सत्यानाश करते हैं, क्योंकि कुदरत ने ये वक्त आराम के लिए बनाया कि जिस्म को आराम मिले। आप क्या करते हैं, खाते हैं और 1 घंटे के बाद आपने सो जाना होता है। बदकिस्मत ये कि रात को 1 बजे हम लोग खाना खा रहे हैं, 1:30 बजे खा रहे हैं, 12 बजे खाना खा रहे हैं। खाने का बेहतरीन टाइम जो है वो इशा के फ़ौरन बाद है, नहीं तो रात को 10 बजे से पहले पहले आप खाना खाएं, पहला रात का पैर लगने से पहले खा लीजिए। अब सब्जियों की जहाँ तक बात है, अब हम सब्जियाँ किस तरह से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं गोश्त के साथ। सबसे बेहतरीन सब्ज़ी जो हम गोश्त के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है लौकी। जिस कद्दू और लौकी अलग होते हैं, कद्दू गोल होता है और लौकी लंबी होती है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हम कीमे के साथ जो है तोरई का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, प्रोटीन और आयरन का कम्बिनेशन है। अब हम क्या कर रहे होते हैं, रोटी भी प्रोटीन है, गोश्त भी प्रोटीन है, जो उसमें गरम मसाले हैं वो भी प्रोटीन है। अब आप मुझे बताइए, चलें गोश्त तो प्रोटीन गया, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा 35% प्रोटीन हम अपने जिस्म के अंदर ले रहे हैं, तो उसका भी तो खमियाजा हम ही को भुगतना पड़ेगा ना। क्योंकि हमारा जिस्म 30 साल के बाद, मैंने अपने कई प्रोग्राम में कहा है कि 30 साल के बाद हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, कुरान में अल्लाह करीम फरमाता है कि पलट डालेंगे, मफ़हूम शायद का कि पलट डालेंगे हम उसी हालत में, या तब्दील कर देंगे हम तुम्हारी वही हालत जिस हालत में तुम पैदा किए गए थे। कुरान में अल्लाह करीम सूरह यासीन में कहता है कि जिसे हम लंबी उम्र देते हैं उसे हम थका देते हैं। तो 30 साल के बाद आपका कैल्शियम आपके पेशाब में ज़ाया होना शुरू हो जाता है। साइंसदानों ने बड़ी तहकीक की कि भाई ऐसा क्या होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाना, कमर का झुक जाना और एकदम हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। बड़ी तहकीक के बाद उन्होंने कहा भाई कि नहीं रोक सकते। 18% आपका कैल्शियम पर डे पूरे जो दिन में बनता है उसका ज़ाया होता है 30 साल के बाद से। तो जाहिर सी बात है, जब आप 60 साल तक आएंगे तो आपके हाथ पाँव इस काबिल रहेंगे नहीं, क्योंकि कैल्शियम आपकी लॉस हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि चले एक वक्त है ना लॉस होने का, तो आप तो हालात तो ये हैं कि हम 18 साल से लेकर 30 साल तक में वो उतना भी तबाह कर चुके होते हैं जितना हमें आगे 30 साल के लिए ज़रूरत होती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा वही होता है स्मोकिंग, जंक फूड का इस्तेमाल, गुटखे वगैरह खाना, सुपारियाँ खाना और वो सीटी मिट्टी और लिट्टी जितनी भी चीज़ें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना। मैं चैनल के थ्रू कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी इस बात की मैंने कोई नशा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया। और लोग कहते हैं कि जी आपने सिगरेट तो पी होगी, आपने कुछ, नो नथिंग, इसलिए कि मुझे पता है कि मेरा नुकसान है, आज मैं पीऊँगा, कल मेरे बच्चे इस चीज़ को अप्लाई कर रहे होंगे। तो और मज़े की बात आज यासिर ने एक बताई, अभी जो प्रोग्राम पहले हो रहा था, यासिर ने कहा कि मैं जब बात हो रही थी शादी की, तो यासिर ने बताया भाई यासिर जो है वो गैर शादीशुदा है। तो बड़ी अच्छी बात लगी, बहुत मज़ेदार बात थी और बड़े खुशगवार माहौल में जब यासिर आपने ये बात की, तो एक जिसे कहते हैं ना कि माहौल में खुशगवारियत आ जाना, वो आ गई थी। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत खूबसूरत सी और बहुत प्यारी सी जो है बेगम आपको मिले। इसको दुआ समझूं? इसमें दुआ, जी दुआ ही है, और दुआ ही नहीं बल्कि दुआ पक्की वाली दुआ ही है इंशाल्लाह। कि और उनके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बीमारियाँ, बहुत सी परेशानियाँ हमारे लाइफ पार्टनर ना होने की वजह से होती हैं। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तो माँ एक हद तक होती है, जाहिर सी बात है। उसके बाद आपकी लाइफ पार्टनर वो बीवी होती है जो आपके पास होती है, आपकी खिदमत करती है। बहुत से लोग 45 और 50 साल के होकर शादियाँ नहीं कर रहे होते, ये वो अपने लिए इसलिए मुसीबत करते हैं कि उनके कोई काम नहीं आएगा, और फिर वो एक एड़ियाँ रगड़ के और तकलीफ दे ज़िंदगी जीते हैं और इसी तरह मर जाते हैं। तो ये अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया ना निकाह का, ये बड़ा प्यारा निज़ाम बनाया है और अल्लाह को पसंद है वो लोग जो निकाह करते हैं। ठीक है, तो इसी के ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ कि शादी करना बुरी बात नहीं, शादी करना अच्छी बात है। आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, उसके साथ बेहतर तरीके से रहेंगे तो ज़िंदगी में टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगी, एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। और ख़ास करके मैं उन ख़वातीन को कहना चाहता हूँ कि जिनके शौहरों की अगर आमदनी महदूद है और वो सरकारी
इदारों में मुलाजमत करते हैं तो बराए मेहरबानी उन्हें उकसाएं ना और उनको मजबूर ना करें कि वो रिश्वत जैसी बहुत अच्छी बात कोई है, भी चीज़ बहुत इस्तेमाल अच्छी बात। करके अपने आप को भी बेचैनी में मुब्तला करें और अपने बच्चों को भी बेचैनी में मुब्तला करें। और सबसे बड़ी बात कि जब हराम पैसा घर पे लाएंगे तरक्की तो कर जाएंगे लेकिन चैन नहीं पाएंगे। तो बेहतर यही है बहुत अच्छी कि बात अगर आपने आपके पास थोड़ा है ना, मैं कसम खा रहा हूँ इस बात पे कि अगर आप उस थोड़े में भी करेंगे ना तो अल्लाह बरकत देगा, इसलिए कि वो देख रहा है और जितना रिस्क उसने जिसका लिखा है यासिर उसको उतना ही मिलना है, ऐसा उसने नहीं लिखा तो आप ले नहीं सकते और उसने देना है तो कोई रोक नहीं सकता। बहुत अच्छी बात। तो इस बात पर ईमान रखिए कि थोड़े से रिश्वत के लिए, थोड़े से अपने काम के लिए आप अपनी भी आकबत ख़राब करते हैं और अपने बच्चों की भी ख़राब करते हैं। तो बेहतर में, और ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं ख़वातीन की वजह से होती हैं क्योंकि इनमें एक अंसर है जेलसी का कि वो ज़्यादा तरक्की कर रही है, उसका भी तो मियाँ सरकारी मुलाजिम है। बिल्कुल आपको देखें आप क्या करें, यहाँ से वो माइंड बनाने के बाद यानी घर के अंदर शैतान को रास्ता देती है। जी जी, घर के बिल्कुल अंदर ऐसा ही। वो यहीं से जो है एंजाइटी, यहीं से डिप्रेशन, यहीं से मेंटली अपसेटमेंट, यहीं से बीमारियां, यहीं से परेशानी और झगड़े जब शुरू होते हैं ऐसा ही तो है। ज़िंदगी बिल्कुल तबाह होना आपने शुरू हो सही जाती निशान है देखी है, और बिल्कुल मामलात ऐसा ही। ख़राब होना शुरू बिल्कुल हो बिल्कुल जाते आपने हैं। ठीक कहा कि यही मसाइल हैं जिसकी वजह से अज़दवाजी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर बुरी हो तरह रही है। मुतासिर होती है। और अभी जैसे अभी प्रोग्राम के आगाज़ में भी आज तस्करा हुआ था, एक बड़ा केस जिसके बारे में बात हो रही है, सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम्स हो रहे हैं। क्या इसकी मुहर्रिकात हैं, कत्ल क्यों हुआ उस लड़की का, और क्या सारे सिलसिले तो इसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन ये जैसे अभी सलमान साहब ने जिसकी निशानदेही की है कि अपने आप को महदूद रखें, ख्वाहिशात को महदूद रखें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। वरना फिर यही होगा कि जो काम आपने माजी में किए तो फिर वो औलाद में यासिर बहुत में साफ एक नजर आएंगे और इसी तरह फिर आपको जो है इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, अभी ये जो नूर क्या नाम है जो कत्ल जो हुआ है, ऐसी न जाने रोज़ाना कितनी लड़कियां कत्ल होती हैं ऐसा ही। और कितनी लड़कियों के सर तन से जुदा हो जाते हैं, कितनी लड़कियां बहू के नाम पे जला दी जाती हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही। कितनी लड़कियां बीवी के नाम पर काट दी जाती हैं, क्योंकि ये एक फेमस शख्सियत थी जी इसलिए चैनल की जीनत बनी है कि जी, हर चैनल उनको एक फेम मिल गया, उन्होंने हर हाल में इस पर बात करनी है। लेकिन क्या कभी उन लड़कियों के लिए जिनके शौहर जिन्हें जला देते हैं, जिन्हें मार देते हैं, कभी कोई आवाज़ नहीं उठाते? एनजीओ के नाम पे आप तंबू कनात लगाकर एक बैनर लगाकर तो बैठ जाते हैं, लेकिन उसका हल आज तक इन 73 से 74 सालों में पाकिस्तान में नज़र नहीं आया कि इसके लिए कोई कानून बनाया गया हो। इसके लिए कोई, हाँ कहा ज़रूर जाता है कि रैप जो कर रहा है तो उसको ये सज़ा दो, वो सज़ा दो, शादी माने रसूलों को ये सज़ा दो, मगर आज तक इन 73 ईयर्स में हमने नहीं देखा कि किसी को भी दिया गया। तो ये जो खातून है जिनका कत्ल किया गया, बेशक हम इसकी मज़ामत करते हैं कि ये जुल्म है, लेकिन अगर तफसीर जितनी ज़्यादा हम इसकी तहकीक में जा रहे हैं उतना ज़्यादा दीन के मामलात हमारे डिस्टर्ब होते नजर आ रहे हैं। सलमान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ पे शुक्रिया यासिर आपका भी, और बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई मुख्तलिफ मामलात पर, ख़ास तौर पे जो बीमारियाँ हैं और जिसमें इस वक्त वबाई मरज़ है। एक तो कोरोना है तो पूरी दुनिया को दरपेश है ही मसला, लेकिन हमारे जैसे तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं, पसमानदा ममालिक, जहाँ पे गंदगी और इस तरह के मामला जगह जगह आपको नज़र आते हैं, वहाँ पर इस तरह के जो वबाई अमराज हैं वो हर थोड़े अरसे के बाद फूटते हैं और उसी वजह से भी बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया जाता है हमेशा से ही, लेकिन हम समझने से शायद कासिर हैं कि अपने इर्द गिर्द माहौल का हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। कि इस वजह से नहीं है कि इससे किसी दूसरे को फ़ायदा हो जाएगा, और जो हमारी फितरत में क्योंकि ये चीज़ शामिल नहीं है कि दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ, तो इस वजह से नहीं, लेकिन ये क्योंकि हमारे अपने लिए ज़रूरी है, हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, इस वजह से आप इसको समझ लीजिए कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना होगी। अपने लिए करेंगे तो ख़ुद ब खुद इसका फ़ायदा जो है वो दूसरों तक पहुँचेगा, और हमें क्योंकि अब अपने जहनों से ये चीज़ ज़ाहिल करनी होगी कि दूसरों का फ़ायदा कहीं ना हो जाए। इस वजह से बहुत सारे हम दानिस्ता काम कर ही नहीं रहे। इस चीज़ को अब ख़त्म करें खुदारा। अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना जब शुरू करेंगे तो इर्द गिर्द माहौल भी हमें साफ़ नज़र आना शुरू होगा और हमारी सेहत में भी बतदरीज बेहतरी हमें नज़र आएगी। इससे जुड़ी और बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।